ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो मनी एंड मसल पावर हो गई। माँ मुझे एक बात पूछनी थी, मतलब एक डाउट था। आप पूछो। मैम हमारे स्कूल में मैम ने बोला कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर था, हम्म। उसमें भारत माता को पेंट तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बट उन्हें क्रिएट मतलब बंकिम चंद्र ने किया था। तो ऑप्शन में क्या सही करना है, टिक? भारत माता की फर्स्ट पेंटिंग अविनाश टैगोर ने बनाई थी। और फिर जो इमेज क्रिएट की थी वो वर्ड पे खेल रहे हैं ना, एनसीईआरटी में यही ही लिखा हुआ है कि इमेज क्रिएट करने वाला, तो इमेज क्रिएट करने वाला बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, लेकिन जो पेंट स्पेशली पूछेंगे, अगर पेंटिंग की बात करते हैं तो वो अविंद्रनाथ टैगोर है, अगर स्केच की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ओके मैम। वर्ड टू वर्ड ही लर्न करना है उसको, ठीक है, ऐसा आएगा नहीं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमारी। हाँ, अगला चेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज में दूसरा है, पहला तो मनी एंड मसल पावर समझ में आ ही गया है कि मेन फोकस इलेक्शन जीतने का होता है। इलेक्शन में इतनी फंडिंग कहाँ से आती है किसी को कोई आइडिया नहीं। इन्फॉर्मेशन मांग भी नहीं सकते हैं आप कि हमें बताइए कि आप इतना पैसा कहाँ से लाए, ठीक है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है और मनी भी बह रही है पानी की तरह। एंड नोबडी, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग के क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं जो लड़ते हैं इलेक्शन, उसके ऊपर भी कोई चेकिंग या कोई ऐसा लॉ नहीं है बहुत स्ट्रिक्ट के क्रिमिनल्स हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। थोड़ा बहुत प्रोविजन है कि आपको बार किया जाएगा, 3 साल नहीं लड़ सकते, 5 साल लड़ सकते, लेकिन टोटल प्रोहिबिशन नहीं है। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स भी हैं जो इस चक्कर में आ जाते हैं पॉलिटिक्स का पार्ट। तो ये तो बहुत बुरी चीज है। दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है, दिस इज अबाउट द टिपिकल केस ऑफ कांग्रेस, जिसके लिए लोग बोलते हैं कि 70 सालों से राज कर रहे हैं, माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद उनका बेटा, इसको बोलते हैं डायनेस्टी। कोई कंट्री अगर डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है तो मतलब सबको मौका मिलना चाहिए पावर में आने का, ये तो बहुत लॉजिकल है। डायनेस्टिक का मतलब होता है कि बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस होती है वो हमेशा एक ही फैमिली को मिलती है। जैसे केवल कांग्रेस इसका एग्जाम्पल नहीं है, बिहार में लालू जी की पार्टी देखो, उनके बाद में तेजस्वी, अब उनके बाद में पता नहीं कौन, और उसी तरह ये सपा है जहाँ पे मुलायम सिंह और उनके बाद अखिलेश जी ने सक्सेशन लिया। तो इसका मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में जो टॉप पोजीशन होती है वो एक ही फैमिली के मेंबर कंट्रोल करते रहती हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ, ये तो डेमोक्रेटिक चीज के अगेंस्ट है ना। अगर डायनेस्टी की बात करें तो बीजेपी का स्ट्रक्चर अकेला ऐसा स्ट्रक्चर इसमें डायनेस्टी नहीं है, क्योंकि हमेशा ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन उनमें इंटरनल किसी भी तरह से करते हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो उस पार्टी में भी नहीं है। तो तीसरी कमी तो हर पार्टी में है, लेकिन दूसरी कमी बीजेपी में नहीं है। टॉप पोजीशंस किसी के लिए भी ओपन होते हैं, अगला कौन बनेगा किसी को नहीं पता होता उस पार्टी में, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन पे मजबूत पार्टी है, यानी डायनेस्टिक वाली फीचर इस पार्टी में नहीं है। अगला है ये, ठीक है, तो डायनेस्टिक समझ गए। तो ये भी बहुत गलत चीज है, क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होता है, अगर बंदा उतना केपेबल भी नहीं है तब भी टॉप पोजीशन पे बैठा दिया तो पार्टी को भी खतरा है, कंट्री को भी खतरा है। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज में कमी है। अगला है इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी, ये किसी में नहीं है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब कि वो खुद इतने अच्छे हैं कि तुमको आके बता रहे हैं कि हम कैसे फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमको नहीं पता कि बीजेपी में जो इनके बिसरख मंडल के या किसी भी मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं या बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं वो कैसे चुने जाते हैं। तुम्हें ये तो पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तुम्हें ये भी पता है कि पीएम का सिलेक्शन कैसे होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि बीजेपी के अंदर की टॉप पोजीशंस कौन फिल करते हैं। अगर तुमसे मैं पूछूं कि कल को बीजेपी ज्वाइन करना है, क्या करना है, तुम्हें नहीं पता। बीजेपी में टॉप लीडरशिप पे कैसे पहुंचना है तुम्हें बस एक ही चीज पता है कि अरे मैम गुंडागर्दी आनी चाहिए या फिर पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होनी चाहिए, कैसे करें नहीं पता। यानी इनके अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है जिसको दे करके बीजेपी के प्रेसिडेंट बन सकते होंगे। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज है वो खुद ही इंटरनल इलेक्शन कर लेती हैं, किसी को बताती नहीं है कि कौन उनका प्रेसिडेंट है क्या नहीं है, बल्कि तुम इतनी बड़ी पार्टी है पूरे कंट्री के लोगों का हक है ये जानना कि तुमने इलेक्शन क्यों अमित शाह को प्रेसिडेंट चूज किया, क्या क्वालिफिकेशन है उनके पास। लेकिन हमारा कोई से नहीं है, क्योंकि पार्टी वो उनकी है, उनका मन आया तो उन्होंने अमित शाह को बना दिया। इसको डेमोक्रेसी थोड़ी ना कहते हैं, क्योंकि इंडिया में हर एक पोस्ट को फिल करने का एक प्रोसीजर है, लेकिन पार्टीज कभी भी अपना इंटरनल प्रोसीजर किसी को नहीं बताती। अगला क्या है कि दो तीन लीडर होते हैं जो लगातार पार्टी पावर एंजॉय करते हैं, जैसे आडवाणी जी स्टार्टिंग से वो पावरफुल पोजीशन पे रहे बीजेपी में लंबे टाइम तक। अमित शाह जी भी पिछले 10-15 सालों से हैं। ऑल्दो अमित शाह के बाद अमित शाह का बेटा नहीं आएगा, ये हो सकता है ये पॉजिटिविटी हो बीजेपी में, लेकिन एक बार जो आ गया वो कम से 5 साल में तो कोई निपट नहीं रहा है, 15-20-25 साल तो राज करते ही है ना। तो उतने में तो डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करी,
ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि चलो मेरे बाद मेरे फैमिली के मेंबर नहीं आएंगे बीजेपी में, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ ना, तो 10 15 20 साल तो खा लिए मैंने। तो उसी तरह से फ्यू लीडर्स होते हैं जो कब्जा करके बैठे रहते हैं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, वैसे ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट हर 5 साल में चूज होगा या हर 2 साल में बदला जाएगा। नहीं, एक बार बन गया, अच्छा चल रहा है तो 10 15 साल चलते रहते हैं। तो इनका कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई रेगुलर इलेक्शन है, कुछ है ना। एक्सेसिव पावर होती है कुछ के पास में, पूरी पार्टी में उन्हीं के पास, बाकी से केवल कार्यकर्ता हैं। और यहाँ पर पर्सनल लॉयल्टी भी ज्यादा फेवर करते हैं, जैसे कि पार्टी की जो पॉलिसी है, पार्टी बनाई गई किसी विचारधारा की वजह से, मतलब कि भाई तुमने किसी और से कोई अलग पार्टी बनाई, तुम कुछ उद्देश्य लेके चले, तो बाकी लोगों को भी उसी पॉलिसी पे काम करना चाहिए कि हमें कंट्री के लिए क्या करना है। जो लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या उसके मेंबर बन रहे हैं, उनका भी कोई विजन होना चाहिए कि क्यों मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं, क्यों मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूं। ये लॉजिकल चीजें, कोई इमोशन वाली बात थोड़ी ना कि मन है तो बीजेपी को वोट दे दिया, मन है तो कांग्रेस को। जिस पार्टी की आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं उसको आपको मेंबर बनना चाहिए, उसके साथ पर्सनल लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चलता। पार्टी के जो मेंबर्स है वो पार्टी की पॉलिसी या उनके फोर फादर ने वो पार्टी क्यों बनाई, वो आइडियोलॉजी पे विश्वास नहीं करते। जो उनका करंट लीडर बोल रहा है उसके लिए लॉयल रहते हैं। करंट लीडर खुद गड्ढे में कूद रहा है तो तुम भी कूद जाएंगे साथ में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी की वो आइडियोलॉजी हो ही ना जो करंटली अमित शाह जी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिसने बनाई उसने सोचा नहीं होगा कि आगे चल करके कोई प्रेसिडेंट आएंगे जो कि होंगे अमित शाह और वो पॉलिसी अपनाएंगे जो मैंने नहीं बनाई। लेकिन बीजेपी पूरी करंट लीडरशिप किसके पैरों पे चलती है, अमित शाह जी के और मोदी जी के, ठीक है। उनको लगता है ये बीजेपी है, कोई इंसान थोड़ी ना पार्टी होता है, समझ गए। तो पर्सनल लॉयल्टी वर्सेस पार्टी लॉयल्टी में लोग पर्सनल लॉयल्टी को चूज करते हैं, इंसान के पीछे भागने लगते हैं। बल्कि पार्टी सालों से चल रही है, सालों तक चलेगी, इंसान तो अभी है, 10 साल बाद नहीं रहेगा उस पार्टी में। तो यही चीज कांग्रेस के साथ भी गलत हुई। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को छोड़ करके सोनिया गांधी राहुल गांधी पीछे लग गए। वो तो अभी एंटरिम है, आज है कल नहीं है, कोई और आ जाएगा। लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, पार्टी के प्रिंसिपल, पार्टी की पॉलिसीज को छोड़ के लोगों पे या लीडर्स के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। वो भी पॉलिटिकल पार्टीज की कमी है। हमने काफी कमी डिटेल में डिस्कस कर ली है। उसके बाद लास्ट है नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर दी वोटर्स। अभी इतने स्टूपिड काम करेंगे तो वोटर्स के पास क्या चॉइस पड़ी, क्योंकि पार्टीज कैसे इलेक्शन करती है इंटरनल किसी को पता नहीं। गुंडे मवाली पार्टियों में भर दिए हैं, अनपढ़ पार्टी में भर दिए हैं। तो तुमने चॉइसेस तो खत्म ही कर दिया वोटर का, ठीक है। वोटर तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन तुमने इतने गंदे कैंडिडेट खड़े किए कि वोटर के पास ऑप्शन ही क्या है। तो गंदों में से किसी एक गंदे को चूज करना होगा, समझ गए। तो अल्टीमेटली लॉस तो वोटर का हो गया, क्योंकि पार्टी ने अपना काम ढंग से नहीं किया। उस चक्कर में लोगों को मौका नहीं मिला किसी सही लीडर को चूज करने का। तो आई थिंक अब समझ में आ गया किसी को, सबको पार्टीज की क्या प्रॉब्लम है। यस मैम। अगला है हम पार्टीज को रिफॉर्म कैसे करेंगे। जो कमियां मैंने बताई उन्हें सही करनी है, वो हो जाएगी रिफॉर्म, समझ गए। बहुत कमियां बताई गई हैं अभी, उन सबको सही करो। जैसे क्रिमिनल्स का इलेक्शन में खड़ा होना बंद हो जाना चाहिए। दूसरा, पार्टी इंटरनली किस तरह से डेमोक्रेटिक, किस तरह से वो इलेक्शन करते हैं, वो सब उन्हें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को उनका प्रोसीजर पता होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम जो फॉलो होना चाहिए कि लोग कैसे इलेक्ट हो रहे हैं, कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, आप टॉप लीडरशिप को कैसे चूज कर रहे हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि वो किस आइडियोलॉजी, किस पॉलिसी पे चल रहे हैं। उनको कम्युनलिज्म और इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। हेट्रेड फैलाओ, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों को पार्टी में लाना चाहिए। और उसके अलावा पैसे कहाँ से आए, मसल और मनी, इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। पहला तो ये है कि पहले लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते थे, किसी पार्टी से खड़े हुए, उससे जीत गए सीट, उसके बाद किसी और पार्टी में जाके मिल गए, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर व्यापार चलता था। 3 करोड़ की सीट है मेरी, तुम 2 करोड़ दो वरना मैं 5 करोड़ वाली में चले जाऊंगा, इस तरह का सिस्टम। तो इस तरह से फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा गया कि आप जिस पार्टी से लड़ रहे हैं इलेक्शन, उस पार्टी को छोड़ के आप नहीं जा सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी तुरंत, समझ गए। तो अगर मैंने बीजेपी से सीट जीता तो मैं कांग्रेस में नहीं जा सकती अकेले, उसको डिफेक्शन बोलेंगे, तो मेरी सदस्यता फिर खत्म कर दी जाएगी। तो फिर मनी, बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो एमपी एमएलए जाते थे वो डिफेक्शन यानी छोड़ के जाते थे पार्टी, क्योंकि मैं कांग्रेस से जीता, मेरे पास मैं बैठा हूं, अभी मेरा मन है मिनिस्टर बनने का, लेकिन कांग्रेस किसी और को मिनिस्टर बना रही है। अभी 250 एमपी जीते, मिनिस्टर तो 5-10 ही बनेंगे। तो मैंने क्या किया, किसी और पार्टी ने मुझे ऑफर किया कि तुम हमारे में आ जाओ, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। तो मैं छोड़ करके उस पार्टी में चले गए।
ठीक है, तो इसीलिए फिर ये लॉ लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया कि डिफेक्शन नहीं कर सकते आप, जिस पार्टी से आप है आपको वहीं रहना पड़ेगा, पार्टी आपको मिनिस्टर बनाए या नहीं बनाए। अगर आपको हटना है तो फिर आप आपकी सदस्यता, आप डिफेक्शन लॉ लगेगा, सीट आपकी इलेक्शन की कैंसिल कर दी जाएगी। तो अब ये बंद हो गया है। लेकिन अब क्या होता है, लोग ग्रुप में जाते हैं, ये तो अकेले के लिए है, लेकिन 2/3 लोग अगर अभी छोड़ के जाए पार्टी को, तो 300 लोग जीते 200 छोड़ के जाने लगे तो वो अलाउड है। ठीक है, तो इसीलिए लोग मेजर फ्रैक्शन से डरते हैं। ठीक है, अगला है, अब ये क्या कहता है, ओके, अगला तो वही रिजल्ट है जो मैंने बताया है कि सीट चली जाएगी अगर तुमने अब किया। ओके, अगला, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी पावर मसल पावर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। कोई फॉलो नहीं कर रहा उस ऑर्डर को, बात अलग है, लेकिन मनी और मसल पावर इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया है इसके लिए। अभी क्या है, और ऑर्डर में क्या है, इलेक्शन लड़ने से पहले तुमको एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट में लिख के देना पड़ता है कि कितना पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हारी बीवी बच्चे के पास कितना, क्या क्या नाम पर है, अपनी प्रॉपर्टी पूरा लिखो, तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सही काम किया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, इसको लोग भरते रद्दी में चला जाता है, क्योंकि स्क्रूटनी के टाइम पे पार्टीज कुछ ना कुछ झोलमाल करके क्रिमिनल केस को हटा दिया, कुछ और लूप होल का यूज करके प्रॉपरली जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन उसको फॉलो नहीं कर रहे, लोग छुपा लेते हैं अपना पैसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि तुमको अपना एसेट डिक्लेयर करना है। क्यों, कल को आज तुम्हारा एसेट है 5 करोड़, नेता बनता ही हो गया 500 करोड़, तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि 5 करोड़ से 500 करोड़ कैसे पहुंच गए तुम 3 साल में, ऐसा कौन सा धंधा करते हो, तो वहां पकड़े जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, छुपाते हैं, अभी का एसेट भी छुपाते हैं और बाद का भी छुपाते हैं। तो गाइडलाइन अच्छी है लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, तो रिफॉर्म में लिखे तो ये भी लिख सकते हो कि कैसे रिफॉर्म हुआ और अभी क्या करना है। अभी इस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है या ऑर्डर पास किया है, केवल एक लॉ आना चाहिए प्रॉपर कि अगर फाइल नहीं किया तुमने अपना इनकम डिक्लेरेशन सही तो जाओगे सीधा जेल। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट कोई रूल्स बनाता नहीं है। ये सारी चीज समझने वाली है, अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो तो इजीली समझ आ जाएंगी, वरना ये लिखे हुए हैं, मैं मतलब बता दे रही हूँ, रटते चलो, 2-3 बार रटोगे आराम से याद हो जाएंगी। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी क्या बोला है, ऑर्डर पास किया है, कोई फॉलो नहीं करता है, कि ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराने हैं आपको और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का क्या मतलब है, कोई गाइडलाइन तो दिया नहीं कब कराना है, कितने सालों में कराना है, कितनी बार कराना है। तो गाइडलाइन दिया है क्योंकि वो ऊपर ऊपर से देते रहते हैं कि ये कर लो ये कर लो, लेकिन इंटरनल रिफॉर्म अभी आए नहीं है। ठीक, बिसाइड्स दिस, अब जो मैंने अभी बोला है कि ये हुआ नहीं है, वो इन्होंने सजेशन में लिख दिया होगा पक्का। एक लॉ बनाना चाहिए जिससे इंटरनल अफेयर के पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट किया जा सके, मतलब वो इंटरनली कैसे काम करते हैं उसके लिए एक लॉ होना चाहिए। ठीक है, एक कंपलसरी होना चाहिए रजिस्टर। ओके, दूसरा छोड़ो, बहुत फालतू है। अगला है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड मैंडेटरी सपोर्ट टू पार्टी फॉर देयर इलेक्शन एक्सपेंस, इट कैन बी गिवन इन कैश और काइंड। पार्टीज जो है उनको इलेक्शन लड़ने के लिए गवर्नमेंट खुद पैसा दे और पार्टीज की फंडिंग एकदम बंद हो जाए कि तुम लोग खुद पैसा मत खर्चा करो, गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी, वो पैसे देगी तुमको, जितना देगी उतने में काम करना होगा, और इनके पर्सनल खर्चे बंद हो जाने चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, सारी पार्टी में बहुत सारी फंडिंग इंटरनल होती है, गवर्नमेंट को उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो इनको मॉनेटरी सपोर्ट, और इस चक्कर में छोटी पार्टी पैसे की वजह से नहीं खड़ी हो पाती इलेक्शन में, क्योंकि बड़ी वाली पार्टी इतना पैसा देती है लोगों की, वो जीत जाती है। तो गवर्नमेंट को मैंने मॉनेटरी सपोर्ट उन छोटी पार्टीज को भी देना चाहिए जो अच्छी पार्टी है, आइडियोलॉजी अच्छी है, लोग ईमानदार हैं और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इससे 2 फायदे होंगे, कंपटीशन मिलेगा ये भ्रष्ट पार्टीज को, और अगर इलेक्शन पे एकदम फंडिंग पे रोक लग जाएगी तो हर काम फिर इनका ठीक से चलेगा। फंडिंग ही मेन प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर भी डालना चाहिए, लोगों को पिटिशन एजिटेशन करके, जो लोग करते ही हैं, आज ही बैठे हैं किसान मोर्चे पे। पिटिशन का मतलब कि अगर लग रहा है आपको कोई पार्टी करप्ट है तो उसके खिलाफ आप धरना धरिए या पिटिशन दीजिए या कोर्ट में कहीं शिकायत करिए, गवर्नमेंट से करिए, इलेक्शन कमीशन से करिए, कोर्ट में दीजिए अर्जी कि इस जो पार्टी है इसकी थॉरोली चेकिंग होनी चाहिए। ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म इफ दोज हु वांट टू चेंज दिस चेंज बिकम मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये तो समझ ही गए होंगे कि वो इंटरनल यानी खुद के बदलने से बदलेगी। किस किस कोई चैप्टर समझ आ गया पूरी तरह?
मैम आ गया बट रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा क्वेश्चन आंसर करने से पहले। ठीक है, समझ मैम आ- मेरे को मतलब वो जैसे लॉन्ग आंसर्स आ गया होगा, पर जो वन वर्ड वाले है ना वो नहीं होगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, तुम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। एक बार ही रिवाइज करके आना, फिर 1 मार्कर अभी करने हैं, कर लोगे ना 1 मार्कर तो? मैम एक बार रिवाइज करके कर लेंगे, नहीं तो अभी यस मैम। ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। कल पढ़ के आना, तो स्टार्टिंग में पहले इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मैम कौन सा चैप्टर करेंगे? अब इसके बाद अगला ही है, सिविक्स ही पहले खत्म करनी है, ज्योग्राफी तो लास्ट का प्लान है, तो सिविक्स का एक ही चैप्टर बचा है, इसके बाद वही करेंगे, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही।